Hello students, I welcome the students of class 11th in my on my YouTube channel, and we are learning here biology more than a subject. Clear? Yesterday we have started the this session for the class 11th, and I gave you just in the introduction of the living organism, and that chapter actually deal with the living world. So today is the 24 April. Let's start the lesson. We are going ahead, and as I told you, don't only depend on the NCERT, don't just depend on the books only. You have to just search out so many things, collect so many things, like as yesterday I told you, the nowadays what is the present scenario, the coronavirus, the cases of coronaviruses are going on, it is announced pandemic. So related to this coronavirus pandemic disease, there are so many terms are there, so many things are there. Please find out those things, just make a project on the this disease, इस disease पे आप एक project बनाइए, that will be very fruitful for you. जैसे मैं आपको कुछ terms बता रहा हूँ, जैसे प्लाज्मा थेरेपी, अगर आप न्यूज़पेपर देख रहे होगे, न्यूज़ सुन रहे होगे, ठीक है, तो उसमें एक थेरेपी अभी निकल के आई है कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, ठीक है। तो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में ढूंढो, नहीं समझ में आता तो जस्ट आस्क मी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, या मेरे ग्रुप पे बताओ, तो मैं आपको प्लाज्मा थेरेपी के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। उससे क्या होगा, देखो मैं ये चाहता हूँ कि जब व्हेन द स्टूडेंट्स कम इन द 11th क्लास फ्रॉम द 10th, तो बिकॉज दे आर शोइंग इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट, तो उनका इंटरेस्ट और बढ़े, उनकी जो क्वेस्ट है वो और बढ़े, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा इस सब्जेक्ट में पढ़ने में, और जब भी आप जो है इंटरेस्ट लेने लगोगे तो बहुत नई चीज़ों के बारे में आपको पता लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास 11 सिलेबस स्टार्ट करते हैं विद दिस मोटिवेशनल कोट के साथ, ठीक है। कभी भी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतज़ार कर रही हो, ठीक है। तो कभी भी जैसे किसी चीज़ के पीछे हम लगे रहते हैं, हमें बहुत जल्दी मिलती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत हमारा जो मोराल है बहुत डाउन होने लगता है, ठीक है, और हम साइकोलॉजिकली वीक हो जाते हैं कि हमसे हो नहीं पाएगा। लेकिन उस टाइम आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आगे भी जा सकते हो। जैसे आप 10th क्लास तक इतने अच्छे से पढ़ते हुए आए हो, तो आगे भी आपको कोशिश करती रहनी है, ठीक है, जिससे आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट अ सेशन को स्टार्ट करते हैं। यस्टरडे आई गेव यू द फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने आपको एक कुछ और लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर बताए थे। मैंने आपको बताया था जेनेटिक सिस्टम के बारे में बताया था कि जेनेटिक सिस्टम होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेप्लिकेशन भी होता है। रेप्लिकेशन मतलब होता है कि दे कैन फॉर्म देयर ओन कॉपी, अपनी खुद की कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन, वो लगभग रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड होता है रेप्लिकेशन। रिप्रोडक्शन में भी रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। सेल डिवीज़न ऑर्गेनिज्म जो शो करते हैं उसमें भी रेप्लिकेशन होता है। तो रेप्लिकेशन मतलब जान लो ज़ेरॉक्स कॉपी, जैसे आपने ज़ेरॉक्स कॉपी कराई होगी, तो एकदम वैसे ही जान लो ये भी क्या होता है, रेप्लिकेशन भी होता है, ठीक है। देखो इन द फर्स्ट चैप्टर इट इज़ अ इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लासिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी, ये सब का इंट्रोडक्शन है। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, जब तक आप बेसिक्स नहीं समझोगे, तब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक आप एंजॉय नहीं करोगे सब्जेक्ट को। इसीलिए मैं बुकिश लैंग्वेज बहुत कम लेके आ रहा हूँ। मतलब मैं भी चाहता तो बुक में जो भी लिखा है उन लाइंस को पढ़ाता, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता, लेकिन नहीं, अभी मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम नहीं चल रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस कर लिया कि लिविंग क्या होता है, ठीक है। तो आपको बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पता थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ पे और डिस्कस किए जिसकी हेल्प से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं और ज़्यादा उनके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में तुम्हें पता है वेराइटीज़, तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेराइटी। अब आज जो ये क्लास अटेंड कर रहे हो ना, जो लोग नए आए होंगे या पहली बार अटेंड करेंगे, उनको लगेगा सर बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे, कुछ और ही पढ़ा रहे हैं। अभी देखोगे तुम कि मैं आपको कितनी तरह से आपको इन वेराइटीज़ के बारे में समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। वैरायटी क्या होता है, देखो डाइवर्सिटी की एक्चुअल मीनिंग वैरायटी ही होती है, ठीक है। अब वैरायटी क्या है, वैरायटी अगर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम उससे क्या जान सकते हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे आई एम स्टार्टिंग विद द वैरायटी ऑफ द स्पाइसेस। ये देखो, ठीक है, आजकल घर पे बहुत अच्छे रेसिपी बन रहे होंगे आप लोग के, ठीक है। डू यू नो द नेम ऑफ ऑल द स्पाइसेस इन द डायग्राम? जितने भी इस पिक्चर में जितने भी स्पाइसेस हैं, क्या आप सबके नाम जानते हो? नहीं जानते होंगे, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। मतलब लगभग 70-80% के नाम पता होंगे, लेकिन 20% के नाम नहीं पता है,
मतलब स्पाइसेस जो हमारे खाने में पड़ रहे हैं उसी में इतनी वैरायटी हैं कि जिसके हमें नाम नहीं पता, ठीक है। जो मतलब इसको पूरी तरह से यूज़ करते होंगे उनको सारे नाम पता होंगे, उनको 100% पता होगा, लेकिन हम क्योंकि इसके यूज़ टू नहीं हैं इसीलिए हमें ये नाम नहीं पता है, ठीक है। तो इन वैराइटीज़ को क्या करते हैं, जैसे इन वैराइटीज़ को अगर ये बहुत ढेर सारी वैरायटी हैं तो इनको हमारी जो मदर होती हैं वो कैसे टैकल करती हैं इन वैराइटीज़ को। इन वैराइटीज़ को क्या करती हैं, वो अलग अलग बॉक्सेस में रखती हैं और उस बॉक्स पे लेबल लगा देती हैं। जैसे अगर मान लो टर्मरिक है, ठीक है, या कोरिएंडर है, उसके पाउडर को अगर रखना है तो उसके ऊपर लेबल लगा देंगे कि ये इसमें कोरिएंडर पाउडर है, इसमें टर्मरिक पाउडर है, इस तरह से उस पर लेबल लगा देंगे। लेबल लगाने से क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा कि जब लेबल लगा देंगे तो उनको ये पता रहेगा कि हमारे पास कौन कौन से स्पाइसेस हैं। अगर मान लो टर्मरिक ख़त्म हो गया, ठीक है, तो टर्मरिक जब आएगा तो उस टर्मरिक को टर्मरिक वाले डिब्बे में ही क्या कर देंगे, भर देंगे। हमारे लिए भी इजी होगा, कभी अगर हमको मैगी बनानी हुई या हमें कोई रेसिपी बनानी हुई तो हम किचन में गए तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सपोज़ अगर उन्होंने सारे स्पाइसेस को एक साथ रख दिया होता तो हम क्या करते, हम टर्मरिक ना जान पाते, हम कोरिएंडर ना जान पाते, हम बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस के बारे में ना जान पाते। तो वैराइटीज़ हैं, तो वैराइटीज़ का हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी है, हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी है, क्योंकि उन्हीं वैराइटीज़ की वजह से हम जो है अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकते हैं। अब आपको कोई जैसे सपोज़ आपको सांभर बनाना है, तो सांभर बनाने में आप डिफरेंट स्पाइसेस का यूज़ करते हो, मैगी बनाना है तो डिफरेंट स्पाइसेस का यूज़ करते हो। तो स्पाइसेस की वैरायटी हमारे लिए हेल्पफुल है, हमें काफ़ी हद तक हेल्प कर रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, क्लोथ की वैरायटी बहुत ढेर सारी होती है। आप जब शॉपिंग करने जाते हो किसी भी क्लोथिंग कॉम्प्लेक्स में या क्लोथिंग शॉप पे, तो आपके पास बहुत सारी, उस शॉपकीपर के पास बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। अब जब आप जाते हो, आजकल तो मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लोग जाते हैं, वहाँ पे सेल्फ़ एसेस करते हैं, सेल्फ़ खुद ही से जो है उसको एनालाइज़ करते हैं। तो वहाँ पे कैसे क्लोथिंग को लगा रखा होता है, अब आप दिमाग में लेके आओ कि कैसे क्लोथिंग को लगा रखा होता है। जितने भी क्लोथ्स होते हैं उनको एक तो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया होता है। किड्स के लिए अलग होता है, जेंट्स के लिए अलग होता है, लेडीज़ के लिए अलग होता है। अब 3 सेक्शंस हो गए, ठीक है। तीनों सेक्शन में भी और भी सेक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे अगर जेंट्स की बात करें तो जीन्स का सेक्शन अलग है, फॉर्मल अलग है, कैजुअल अलग है, ठीक है, पार्टी वियर अलग है, कैजुअल वियर अलग है, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स वियर अलग है। इस तरह से अलग अलग क्या कर रखी है, कैटेगरी। तो ये जो कैटेगरी है इनको डिवाइड करने का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, इनका एम क्या है, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो, आपके लिए कन्वीनियंट हो, इनकन्वीनियंसी ना हो। जैसे आप शॉप पे पहुँचे, ठीक है, अब आपको जल्दी से आपकी साइज़ की जीन्स या शर्ट चाहिए। अब सपोज़ अगर जीन्स और शर्ट सारी जितनी भी साइज़ेज़ हैं, जितनी भी वैराइटीज़ हैं, सब अगर मिक्स करके रखी होंगी तो आपके लिए क्या प्रॉब्लम होगी, आपके लिए प्रॉब्लम आएगी कि आप उस पर्टिकुलर जीन्स की जो साइज़ चाहिए, जो आपको कलर चाहिए, जो आपको टेक्सचर चाहिए, उसको ढूंढने में कम से कम नहीं तो आवर्स लग जाएंगे, हो सकता है दिन निकल जाए आपका, और आप उस पर्टिकुलर जो क्लोथ लेने गए हो वो आपको ना मिल पाए। तो कितनी प्रॉब्लम होगी अगर उन वैराइटीज़ को अगर हमने क्या नहीं कर रखा है, अच्छे से सॉर्ट आउट नहीं कर रखा है। समझ में आया। फिर वैराइटीज़ इतनी ज़्यादा है क्यों, अरे उन वैराइटीज़ को तो हमने ही डेवलप किया है ना, मतलब क्लोथ की वैरायटी है, प्लास्टिक की वैरायटी है, सेलफ़ोन की वैरायटी है, तो उन वैराइटीज़ को तो हमने डेवलप किया है अपने नीड के अकॉर्डिंग। हमें जैसी नीड पड़ती हुई हमने उन वैराइटीज़ को अलग अलग तरह से डेवलप किया है, ठीक है। अब सपोज़ अगर 2 ही 3 वैरायटी होती तो क्या होता, तो हमारे लिए प्रॉब्लम होती। अब सोचो अगर क्लोथ में अगर 2 ही 3 वैरायटी होती, 2 ही 3 तरह के क्लोथ आते तो क्या होता, तब हमारे लिए एक थोड़ी सी दिक्कत रहती कि हम 2 ही 3 चीज़ें तो पहन रहे हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ नहीं है। तो हमने क्या किया, उन्हीं वैरायटी में चेंजेस लेके आए। हमने क्या किया कि हमने जीन्स बना लिया, हमने टॉप बना दिया, हमने ऑफ शोल्डर टॉप बना दिया, हमने बहुत डिफरेंट तरह की शर्ट्स बना ली, बहुत डिफरेंट तरह के ट्राउज़र्स बना लिए, स्पोर्ट्स वियर में अलग अलग कर लिया, डैमेज जीन्स बना लिए, मतलब डिफरेंट तरह के हमने क्लोथिंग पैटर्न को चेंज कर लिया अपने अकॉर्डिंग। समझ में आया। तो वैराइटीज़ का यहाँ पे क्या बेनिफिट है कि वैराइटीज़ होने से जो सिलेक्शन है, चॉइस ऑफ सिलेक्शन है, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा। वो हमारे पास बहुत ज़्यादा, हमारे पास सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा रेंज हो जाएगी। समझ में आया, ठीक है। और हम एक ही वैरायटी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हमारे पास बहुत ढेर सारी वैरायटी है। कुछ वैरायटी देखो हम अपने स्कूल से भी इस चैप्टर को समझ सकते हैं। इस चैप्टर में वैरायटी और डाइवर्सिटी की बात हुई है, ठीक है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स की वैरायटी होती है। वैरायटी मतलब इन द सेंस कि बहुत टाइप ऑफ होते हैं। टाइप ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब हो गया कि कोई स्टूडेंट है वो नर्सरी को बिलोंग करता है, कोई 9th को बिलोंग करता है, कोई 11th को बिलोंग करता है, फिर कोई 12th को बिलोंग करता है। तो ये स्टूडेंट्स की अलग अलग क्या है, कैटेगरी है।
अब स्टूडेंट्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी है, तो स्कूल ने उसको डील करने के लिए क्या कर रखा है, स्कूल ने क्या किया है कि क्लासेस असाइन कर दी हैं कि नर्सरी, द स्टूडेंट्स ऑफ नर्सरी क्लास विल सिट इन द नर्सरी, students of 9th class will sit in the 9th class, students in the 11th class those have opted biology they will sit in the biology section, वो biology section में बैठेंगे। तो इससे बेनिफिट क्या है स्कूल को या आपको कि you will get the things according to you। सपोज़ अगर कोई 9th क्लास का स्टूडेंट है और उसको ले जाके हम नर्सरी में बैठा दें और नर्सरी क्लास के स्टूडेंट को 9th में बैठा दें, तो क्या होगा, दे विल नॉट गेट द डिज़ायर्ड थिंग्स, उनको जो अपने लेवल की चीज़ चाहिए वो उनको नहीं मिलेगी। समझ में नहीं है? तो हुआ क्या कि वैराइटीज़ हमारे पास डिफरेंट अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग वैराइटीज़ हैं, अलग अलग हमारे पास डाइवर्सिटी हैं, तो हमने उन डाइवर्सिटी को क्या कर रखा है, अलग अलग ग्रुपिंग में कर रखा है, जिससे हमें उनके बारे में जानने कि हम उनको बहुत ईजिली जान लें। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई नया स्टूडेंट आता है, क्लासेस अगर हमने असाइन कर रखी हैं कि 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, स्कूल में न्यू एडमिशन होता है। न्यू एडमिशन जब होता है तो सपोज़ अगर कोई किसी की हाइट बहुत कम है, अगर हमने हाइट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर रखा है, मतलब जो स्कूल में जो क्लासेस बांट रखी हैं उनको हाइट के अकॉर्डिंग बांट रखा है कि जिनकी हाइट कम है वो नर्सरी में रहेंगे, जो थोड़े से बड़े हैं वो फर्स्ट सेकंड में रहेंगे, जो थोड़े और बड़े हैं वो 9th में रहेंगे, जो सबसे बड़े हैं वो 11th में पढ़े हुए हैं, 12th में हैं। तो अगर कोई छोटा बच्चा आ गया, ठीक है, जिसकी हाइट कम है, तो हम क्या करेंगे, पता लगा वो हाइट कम है, चलो बेटा तुम फर्स्ट सेकंड में बैठो या 4th 5th में बैठो या 6th 7th में बैठो, पता लगा वो बच्चा 11th के लिए आया था। तो हमने क्या किया, उसको बिना उसके कैरेक्टरिस्टिक जाने हमने उसको 11th क्लास में ले जाके बैठा दिया। अब बेचारा वो आया था किसी और क्लास के लिए, हमने उसको बैठा दिया किसी और क्लास में। आया था 11th के लिए, हमने उसको बैठा दिया 4th 5th में, क्योंकि उसके हाइट के अकॉर्डिंग हमने सोचा वो उस क्लास को बिलोंग करता है। तो क्या स्कूल हाइट के अकॉर्डिंग चीज़ों, मतलब उन स्टूडेंट्स को ग्रुपिंग करता है? नहीं। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग हुई है? नहीं हुई है। ठीक है, आपको आपकी ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग हुई है? एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हुई है। जैसे इफ़ एनी स्टूडेंट्स वांट्स द एडमिशन इन क्लास 11 he should have the pass the examination of class 10th or he is able to solve the paper of class 10th। अगर वो 10th का पेपर सॉल्व कर ले रहा है, 10th का एग्ज़ाम पास कर चुका है, तो ही इज़ एलिजिबल फॉर द क्लास 11, चाहे उसकी हाइट कम हो, चाहे उसका कलर भी चाहे जैसा हो, ठीक है, चाहे जो भी उसके अंदर जो भी फिज़िकल फीचर हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा कि वो किस क्लास को पास करके आ रहा है और किस क्लास तक की नॉलेज रखता है। समझ में आया? तो हम स्कूल में जो वैरायटी की जो प्रॉब्लम है, जो स्टूडेंट्स की ढेरों सारी वैरायटी हैं, ढेरों सारी कैटेगरी हैं, उनको कैसे डील कर रहे हैं। और अब देखो, स्टूडेंट को मान लो स्पीसीज़ है, कुछ देर के लिए स्टूडेंट्स को कोरिलेट कर लो क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म है, वो कोई स्पीसीज़ हैं, प्लांट स्पीसीज़ हैं, एनिमल हैं, बैक्टीरिया हैं, कुछ भी हैं, बुरा मत मानना, ठीक है, उनको हम कंसीडर कर ले रहे हैं स्पीसीज़ से। अब उनको ले जाके किसी एक क्लास में बैठा दिए, ठीक है, जैसे मान लो किसी को हमने 11th बायो में बैठा दिया, ठीक है। अब 11th बायो में बैठा दिया तो फिर एक दूसरा स्टूडेंट आया, ठीक है, उसको भी ले जाके हमने 11th बायो में बैठा दिया। तो दूसरे स्टूडेंट को 11th बायो में क्यों बैठा दिया? क्योंकि वो भी बायो पढ़ना चाहता है। अब उस क्लास की क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, उस क्लास में बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, ठीक है, वो उस क्लास के कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो हुआ क्या कि कोई भी नया अगर स्टूडेंट आ रहा है, नया कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो रहा है, तो अगर हमने देख लिया कि वो बायो पढ़ना चाहता है या वो 10th पास करके आ रहा है, तो हम उसको कहाँ पे ले जाके बैठा देंगे? 11th में ले जाके बैठा देंगे। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म के साथ भी होता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे वैरायटी को देख पाना बहुत ईजी है, जान पाना बहुत ईजी है, ठीक है। आप क्लोथिंग के वैरायटी अगर आप बैठ जाओ तो क्लोथिंग के वैरायटी सारी जान सकते हो, जितनी भी वैरायटीज़ हैं सब के बारे में जान सकते हो। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पर, इट मे बी प्लांट, इट मे बी एनिमल, इट मे बी इंसेक्ट्स, क्या उनकी वैरायटीज़ को आप टोटल एस्टिमेशन कर सकते हो? नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। चलो अगर सबको कर लेंगे तो क्या बैक्टीरिया को कर सकते हो जिसको देख ही नहीं सकते? ठीक है, तो हम इसका मतलब ये है कि हम एक तरफ तो हम बहुत सारी वैरायटीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर ले रहे हैं, क्लोथ की वैरायटी को मैनेज कर लिया, स्टूडेंट्स की वैरायटी को मैनेज कर लिया, ठीक है, स्पाइसेस की वैरायटी को मैनेज कर लिया, मेडिकल स्टोर पे बहुत सारे टाइप के मेडिसिन होते हैं उनको मैनेज कर लेते हैं कि आप जब मेडिकल स्टोर पे जाते हो 1 मिनट भी नहीं लगता, आप बहुत सारी मेडिसिन लेके चले जाते हो। मेडिकल स्टोर वाले ने उस तरह के अपने मेडिकल स्टोर में उनको ग्रुपिंग करके रखा हुआ है और वो तुरंत आपको निकाल के दे देता है, ठीक है। लेकिन इफ़ यू आर गोइंग टू डील विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म,
अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ डील करने जा रहे हो, तो वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, देन यू विल फेस द प्रॉब्लम। तब आपको प्रॉब्लम आएगी उनको ग्रुपिंग करने की, ठीक है, उनको स्टडी करने की। अब तुम कहोगे सर स्टडी ग्रुपिंग करने की ज़रूरत क्या है, ये सब फालतू काम करने की ज़रूरत ही क्या है। देखो ये दिस इज़ नॉट अ वर्दलेस वर्क, ये ऐसा तो नहीं है वर्दलेस वर्क है कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। इफ़ यू नो द लिविंग ऑर्गेनिज्म, you know their characteristic, then you can use them, then you can get to know कि what type of living organism are existing on the earth, इस अर्थ पर किस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। उनके बारे में हम स्टडी करके उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं, उनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के बारे में पता लगा सकते हैं, वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हैं या हार्मफुल हैं वो हमें पता लग सकता है। समझ में आया नहीं है? जैसे एक कोई वायरस अगर नया डिस्कवर हुआ, नया कोई इंट्रोड्यूस हुआ, तो हम उसकी स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद हमने क्यों कोरोना को वायरस की कैटेगरी में रखा, क्यों नहीं हमने उसको बैक्टीरिया के कैटेगरी में रखा, क्योंकि वो जो कोरोना है दैट इज़ शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू द वायरस, क्योंकि वो वायरस से मिलता जुलता वो कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, इसलिए हमने उसको किस में क्लासीफाई कर दिया, उसको हमने वायरस में क्लासीफाई किया, ना कि उसको बैक्टीरिया में या फंजाई में या किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने उसको क्लासीफाई नहीं किया। बिकॉज दैट कोरोना इज़ शोइंग द सिमिलरिटी विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वायरसेस, क्योंकि वो वायरस के कैरेक्टरिस्टिक से सिमिलरिटी शो कर रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस चैप्टर में भी हम यही पढ़ने जा रहे हैं। अब क्लियर हो गया होगा, अब आपका दिमाग जो है वो खुल गया होगा कि हाँ सर अब हमें ये पता लग गया कि इस चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे हैं। इस चैप्टर में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के, लिविंग वर्ल्ड के बारे में जाने। उसके बाद लिविंग वर्ल्ड के बारे में हमने ये जाना कि डाइवर्सिटी क्या होती है, वेराइटीज़ क्या होती हैं, क्यों बहुत ढेर सारी वेराइटीज़ हैं, उनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, उन लोगों का अलग अलग यूजेज है, ठीक है। अलग अलग वेराइटीज़, जैसे आप जब किसी पार्टी में जाते हो तो अलग अलग तरह के क्लोथ पहन के जाते हो। अब आप शॉर्ट्स में तो चले नहीं जाते कि निक्कर पहन ली वो चले गए, स्लीपर पहन ली चले गए, ठीक है, क्योंकि वहाँ का एम्बियंस अलग है। लेकिन वहीं पे अगर आप खेलने जा रहे हो तो आप सूट पहन के खेलने नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ का एम्बियंस अलग है, वहाँ पे आपको दूसरा वर्कआउट करना है। बात समझ में आई? ठीक है, तो वेराइटीज़ का अलग अलग क्या है, यूजेस हैं। वेराइटीज़ के अलग अलग अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, डाइवर्सिटी है। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स में वेराइटीज़ हैं, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स में इतनी सारी वेराइटीज़ हैं कि हम नहीं जानते, और उन नॉन लिविंग थिंग्स को हम कैसे मैनेज करते हैं, इतनी सारी वेराइटीज़ को हम कैसे मैनेज करते हैं। सेम एज देयर इज़ ए वेराइटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ही ऑर्गेनिज्म के बीच में भी क्या है, वेराइटीज़ हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखो यहाँ पे बायो वर्ड यूज़ हो गया, बायो जहाँ पे वर्ड यूज़ हो जाए उसका मतलब क्या है, लाइफ, लिविंग। डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी। इफ़ देर इज़ ए वेराइटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ढेर सारी वेराइटी है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आपने सुना होगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, हमें उन वेराइटीज़ को बचानी चाहिए, क्योंकि देखो अर्थ पर चाहे कोई भी स्पीसीज़ हमारे इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस हो हमारे लिए चाहे ना हो, बट वो बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अर्थ पर ज़रूरी है। अगर वो बैलेंस को ख़राब कर रही है तो अपने आप वो नेचर उसको एलिमिनेट कर देगा। जैसे डायनासोर एलिमिनेट हो गए, सपोज़ अगर डायनासोर इस टाइम होते तो क्या हम इस अभी तक हम इतने एडवांस होते, क्या हम एग्जिस्ट करते होते, नहीं करते होते, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा डोमिनेंट था। लेकिन ऐसी स्पीसीज़ जिसकी वजह से अर्थ पर इम्बैलेंस हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं, उस स्पीसीज़ को धीरे धीरे एलिमिनेट करना नेचर स्टार्ट कर देता है। समझ में आया? तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसीलिए हमें सारी वेराइटीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो हमारे लिए अब जैसे टाइगर, अब तुम कोई लोग सोचते होंगे टाइगर हमारे लिए क्या दिक्कत है, टाइगर क्या करता है, लायन क्या करता है, हम उसके लिए क्यों नेशनल पार्क्स बनाते हैं कंजर्वेशन के लिए, बहुत सारे हम मतलब बहुत सारे हम प्लान लेके आते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान लेके आती है, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का राइट है अर्थ पर रहने के लिए, और वो अर्थ पे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो उसको मेंटेन करता है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, वो बायोडाइवर्सिटी की इम्पॉर्टेंस है। जैसे आपकी बाइक में, अब आपकी बाइक में हर एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ पार्ट ऐसा है कि जो अगर आप हटा भी दो तब भी आपकी बाइक चलेगी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं कार में, बाइक में, उनको आप हटा दो तब भी कार चलेगी, लेकिन पहले के अकॉर्डिंग उसमें चेंज आएगा। तो वैसे ही जान लो, ये जो पूरी अर्थ है, ये पूरा इकोसिस्टम है, वो बाइक है, कार है, और जितने भी स्पीसीज़ हैं इसमें, वो सब इसके पार्ट्स हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लांट को हम हटा देंगे, प्लांट को जान लो इंजन है, ठीक है, पहिया है,
व्हील है, अगर हमने उसको हटा दिया तो इकोसिस्टम या गाड़ी या कार चलेगी ही नहीं। समझ में आई बात? ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें आप जानते हो, मैंने केवल आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूँ, आपके दिमाग को खोल रहा हूँ कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्लियर हो गया। अब बायोडाइवर्सिटी तुम्हें पता है कि हम एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। हमें अगर कोई पूछे भाई हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर, नो आंसर, हम कहेंगे हमें नहीं पता। एस्टिमेशन केवल बता सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली बता सकते हैं। जैसे अगर कोई पूछे कि कितनी स्पीसीज़ हैं अर्थ पर, तो आपके एनसीईआरटी में लिखा है 1 से लेके 1.7 मिलियन। ठीक है, कुछ मैंने बढ़ा दिया है। अब ये बढ़ा दिया इसका मतलब नहीं एग्जैक्ट है, ये अप्रॉक्सीमेटली है, 2 से 2.5। कि कोई स्टूडेंट किसी ने कल लिखा था 3.7 3.5, मे बी ही और शी इज़ राइट, वो हो भी सकता है वो सही हो। ठीक है, लेकिन हम एक्चुअल में नहीं बता सकते कि इतनी मिलियन स्पीसीज़ हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत जब तक हम ये पता लगा, जब तक मैंने तुम्हें ये लेसन पढ़ाना स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, पता नहीं कितनी स्पीसीज़ का लॉस हो चुका होगा और पता नहीं कितनी स्पीसीज़ आ गई होंगी अर्थ पर, वो मिल गई होंगी अर्थ पर, या अपने आप जो है वो क्या हो गई होंगी, फॉर्म हो गई होंगी, हमें नहीं पता। पता नहीं कितनी स्पीसीज़ डेली जो है एलिमिनेट हो जाती हैं, पता नहीं कितनी स्पीसीज़ डेली फॉर्म हो जाती हैं, हमें इसके बारे में कोई एस्टिमेशन नहीं है। क्लियर है? जैसे एक कोई रूम है, उसमें जितने भी लोग आ रहे हैं, ठीक है, अब वो लिमिटेड लोग आ रहे हैं तो हम उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। अब पता लगा अनलिमिटेड, पता नहीं कब आ रहे हैं, पता नहीं कब जा रहे हैं, तो हम उसका रिकॉर्ड नहीं रख सकते। ठीक है, हम टोटल एस्टिमेशन कभी भी नहीं बता सकते, कंक्लूज़न नहीं कभी कर सकते। समझ में? वही सेम स्पीसीज़ के साथ भी है, हम कभी ये कंक्लूड नहीं कर सकते अब हमें सारे स्पीसीज़ के नंबर पता लग गए, सारे स्पीसीज़ के बारे में पता लग गया। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट फिगर में, जैसे मैंने कुछ बैक्टीरिया के फिगर्स लगा दिए हुए हैं। अब देखो बैक्टीरिया जिसको हम अपनी नेक्ड आई से देख नहीं सकते, अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनमें देखो इतनी सारी वेराइटीज़ हैं। डू यू नो द ईच एंड एवरी बैक्टीरिया? हर एक बैक्टीरिया को जानते हो? नहीं जानते हो आप। ठीक है, क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो आपके लिए मतलब ये स्टडी, अभी आपने इसकी स्टडी नहीं की। अब जब आप स्टडी करने लगोगे तो आप कुछ बैक्टीरिया के बारे में जान जाओगे, जब तक उनके बारे में स्टडी करोगे तब तक पता लगा कोई और बैक्टीरिया आ जाएगा, कोई और बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस हो गया। तो इसका मतलब है कि जो डाइवर्सिटी है वो एक सब्जेक्ट है जो हमेशा पढ़ने वाला है, वो हमेशा अपडेशन मांगता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है बायोडाइवर्सिटी, टैक्सोनॉमी, नॉमेनक्लेचर, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की, ठीक है, जो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट हो गई, ये हमेशा इनकम्प्लीट रहेगी, हमेशा इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेंगे। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने, टैक्सोनॉमिस्ट ने बहुत हद तक मतलब काफ़ी लिमिट तक इसको जो है स्टेबलाइज़ किया है, और हमें अब बहुत सारी वैरायटीज़ के बारे में पढ़ने को मिलता है कि हाँ हम इस वैरायटी के बारे में जानते हैं और उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो इन फिगर से मैं कुछ और नहीं बताना चाहता, ये बताना चाहता हूँ कि कितनी वैरायटीज़ हैं, ठीक है, कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है एट ईच लेवल, हर एक लेवल पे डाइवर्सिटी है, चाहे वो बैक्टीरिया के लेवल पे हो, चाहे वो प्लांट्स के लेवल पे हो, चाहे वो एनिमल्स के लेवल पे हो, इंसेक्ट्स के लेवल पे हो, बहुत सारे ऐसे वेराइटीज़ हैं जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अब देखो कुछ वैरायटी ऐसी है बैक्टीरिया की जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में भी होती हैं। अब बताओ, जैसे एक दिन एक डेटा निकला था एक मैगज़ीन में कि जब हम सो के उठते हैं तो हमारी जो बेडशीट होती है उसमें लगभग 70 टाइप ऑफ बैक्टीरिया हमारे स्किन से निकल के वहाँ पे आ जाते हैं। अब सोचो, इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में भी बैक्टीरिया हैं, हमारे स्किन पे भी इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि हम उन सारे ऑर्गेनिज़म, सारे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लें, उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक जान लें? नहीं पॉसिबल है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ढूंढते हैं उनका, और उन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ढूंढ के उनकी एक हम कैटेगरी बना लेते हैं कि इस कैटेगरी को ये बैक्टीरिया या ये ऑर्गेनिज़म बिलोंग करता है। और अब कोई भी अगर नया ऑर्गेनिज़म जब डिस्कवर होगा तो उसके हम कैरेक्टरिस्टिक उस ग्रुप से मैच करेंगे, और अगर उस ग्रुप से मैच कर गया तो हम उसको ले जाके वहाँ पे क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे, मतलब उसको ले जाके वहाँ पे हम क्लासीफाई कर देंगे। तो सबसे बड़ी आपने बड़ा टॉपिक यहाँ पे एक पढ़ रहे हो, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है मैंने अभी आपको बताई। बायोडाइवर्सिटी के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हम हर एक वैरायटी के बारे में हम स्टडी नहीं कर सकते। देख लो प्लांट की इतनी सारी वैरायटी है, एनिमल की देख लो इतनी सारी वैरायटी। एनिमल की वैरायटी कंपैरेटिवली प्लांट से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एनिमल मूव कर सकते हैं, इनके अंदर जो चेंजेस हैं वो जल्दी आते हैं कंपैरेटिवली टू द प्लांट के कंपेयर में। और आपको पता है एनिमल में भी सबसे ज़्यादा वैरायटी किसकी है, इंसेक्ट्स की है। ठीक है, तो इस तरह से वैरायटी के, अब देखो प्रॉब्लम क्या है वैरायटी के साथ, समझ में आ गया डाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी आइडेंटिफाई,
जो भी अभी आप अपने घर पे ही रहते हो, जब रेनी सीजन अभी आएगा तो आपको मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स देखने को मिलते हैं जो आपने कभी नहीं देखे। आपने ये फील किया होगा कि ये कौन सा एनिमल है, तो हमने आज तक नहीं देखा। ये कौन सा इंसेक्ट है, इसको तो हमने आज तक नहीं देखा। ये कौन सी बर्ड है, इसको तो हमने आज तक नहीं देखा। तो सबसे बड़ा पॉइंट है आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने के बाद उनको क्लासीफाई करना, उनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के बारे में जानना, उनके बारे में स्टडी करना। ये सब हमारे लिए क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, और हम कह सकते हैं प्रॉब्लम्स भी हैं कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम ही तो है, जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसको क्लासीफाई कैसे करेंगे, और उसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस कैसे जानेंगे, उसके बारे में स्टडी कैसे करेंगे। समझ में आई बात? तो दीज थिंग वी आर गोइंग टू डील इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, और इसीलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से आपके सराउंडिंग से आपको क्या कर दिया, को रिलेट कर दिया। अगर कोई इस वीडियो को मतलब पहली बार देखेगा, ठीक है, और कुछ सुनेगा तो कहेगा ये तो बायोलॉजी पढ़ा ही नहीं रहे हैं दिस इज़ नॉट द क्लास ऑफ द बायोलॉजी, ये तो कुछ और ही पढ़ा रहे हैं, कुछ और नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखो, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप को रिलेट करके अच्छे से समझ सकते हो, और उससे आपका दिमाग पूरी तरह से खुल जाएगा, बहुत ज़्यादा आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ जाएगी। और यही मैं चाहता हूँ कि आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़े और आप खुद से पढ़ने की आपके अंदर एबिलिटी आ जाए, खुद से समझने की एबिलिटी आ जाए, ठीक है। फिर मेरे लिए प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सॉल्यूशन के बारे में है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे स्टडी करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दैट वी विल स्टडी टुमारो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अभी तक के लिए अब आप इतना काम करिए कि आप कोरोना वायरस के बारे में खूब ढूंढिए। और एक मैं और टास्क दे रहा हूँ कि डेली अपना एक डायरी बना लीजिए, एक वीक की। ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, एक वीक में आप जो है कौन कौन सा फूड खाते हैं, मतलब उस फूड में कौन कौन से प्लांट इन्वॉल्व हैं। जैसे आपने आज पोटैटो की सब्ज़ी खाई, ठीक है, आलू की सब्ज़ी खाई, तो आपने क्या खाया, पोटैटो खाया तो पोटैटो का जस्ट गेट द साइंटिफिक नेम ऑफ द पोटैटो का साइंटिफिक नेम पता लगाइए। तो मतलब क्या है कि आप अपनी एक डायरी बना लीजिए, उस डायरी में वन डे, जैसे आज डे 1 है, आज को मान लीजिए डे 1 है, डे 1 में आपने क्या क्या खाया उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। उस लिस्ट में अब आप कहोगे हमने पकौड़ा खाया, तो पकौड़ा में क्या डाला आपने, अनियन डाला, चिली डाली, ठीक है। तो अनियन का साइंटिफिक नेम क्या है, चिली का साइंटिफिक नेम क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, और ये दिस इज़ रिलेटेड टू दिस चैप्टर आल्सो, और ये इस चैप्टर से भी रिलेटेड है। जैसे यू आर ईटिंग फ्रूट, कोई डेली कोई ना कोई फ्रूट भी इंटेक कर रहे होगे, यू कैन गेट द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रूट, ठीक है, और उसकी एक लिस्ट बनाओगे आप, ठीक है, एंड यू हैव टू शो मी, आप मुझे शो भी करोगे कि यस सर वी आर डूइंग दिस, क्लियर। तो आई एम एंडिंग दिस लेक्चर, मैं इस लेक्चर को एंड कर रहा हूँ यहीं पे, ठीक है, एंडिंग दिस सेशन। एंड एज आई टोल्ड यू, प्लीज़ कीप लर्निंग, कीप अपडेटिंग योर सेल्फ, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द न्यू थिंग्स अबाउट द न्यू थिंग्स दैट विल एनहेंस योर नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को काफ़ी बढ़ाएगा, ठीक है।